नमस्कार दोस्तों, आप सबों का वंस अगेन बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी चल रही है और प्रश्नों के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट की समग्र जानकारी दे पाऊँ। देखिए, एक बेहतरीन यहाँ पर आप कर सकते हैं, शायरी कहिए या फिर हकीकत कहिए कि मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। और ये कथन आईएएस बनने के लिए है। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई नसीब का खेल नहीं है। अगर आप अपना नसीब बदलना चाहते हैं, तो आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, तो आप अपनी एटीट्यूड बदलिए। कर पाने की, कर गुजर जाने की इच्छा आपके अंदर है, तो आईएएस बनना कोई कठिन काम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। इस सीरीज को शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल में नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। चलिए, पहला प्रश्न है, किस घटना को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ, जी हाँ, आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक संन्यास लिखा गया था, और वो आनंद मठ के द्वारा जो संन्यास था क्या था? क्या ये इंडिगो विद्रोह था, 1857 का विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था? विच आर द करेक्ट? आई थिंक यू नो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और अधिकांश लोग इसके आंसर जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचित है। चलिए, इसके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठा करते हैं। सन्यासी विद्रोह, या फिर कहें तो सन्यासी विद्रोह 1780 से 1820 के दरमियान, 1770 से 1820 के दरमियान 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक तरह से बंगाल में सन्यासी और फकीरों ने एक प्रकार की वायलेंट एक्टिविटी की। विद्रोह की याद में, इसी याद में एक साहित्य लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंगाली उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। और शायद आपको पहले पता होगा कि पहले आधुनिक उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचित आनंद मठ, इसी आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑप्शन आर हियर। जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, वास्तव में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 2003 में गठित किया गया है। क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित किया गया है? ओके। दूसरा है कि ये राष्ट्रीय वन्य जीव नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा होता है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश को छोड़कर अगर आप नेशनल पार्क में कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। अदरवाइज नॉट पॉसिबल कि आप राष्ट्रीय वन्य जीव में छेड़छाड़ कर दें, उसमें कोई परिवर्तन कर दें, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर दें। और चौथा ऑप्शन है, वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की मंजूरी के बिना टाइगर रिजर्व के किसी भी परिवर्तन या डी नोटिफिकेशन की अनुमति नहीं है। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट। वन्य जीव राष्ट्रीय बोर्ड की मंजूरी के बिना क्या टाइगर रिजर्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो या डी नोटिफाइड हो, इज इट पॉसिबल? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सोचिए कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जो क्या अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित 2003 में एक संस्था था, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। और नेशनल पार्क हो या फिर टाइगर रिजर्व हो, उसमें छेड़छाड़ करना हो या कुछ भी बदलना हो, तो आपको राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से परामर्श की जरूरत है, या फिर एक तरह से उसकी अनुमति की जरूरत है। तो इसका सही जवाब है 1 2 3 4। लेट्स सी। वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित किया गया है 2003 में, और एक वैधानिक बोर्ड है। जी हाँ, क्योंकि किसी एक्ट के द्वारा गठित किया गया है। उस एक्ट का नाम क्या है?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और यह औद्योगिक विकास के लिए वन भूमि की विविधताओं की अनुमति के अनुसार एक शीर्ष निकाय है, और ये एक बहुसदस्य निकाय है, और इसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से निकाय हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है इन कमेंट सेक्शन। कम से कम 5 ऐसे बॉडी हैं जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं एक हिंट देता हूँ, जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? क्या जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर कोई और होता है? देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात कर रहे थे हम लोग कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश को छोड़ दिया जाए तो नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की तब्दीली या उसकी सीमाओं में परिवर्तन संभव नहीं है, और ना ही वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना टाइगर रिजर्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या डी नोटिफिकेशन संभव है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है अगला, सूफी आंदोलन से है। सूफी, जी हाँ, ये भक्ति आंदोलन की तरह वास्तव में जो इस्लाम में जो कुरीतियाँ थी, जो तरह तरह के जो ताम झाम थे, उनसे हटकर वास्तव में ईश्वर के साथ खुद को जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में या उसके समकालीन थे। बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार, सलीम चिश्ती, गेसू दराज, सभी चिश्ती आदेश के संत थे, मतलब ये चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नासिरुद्दीन चिराग सोहरावर्दी संप्रदाय या सोहरावर्दी, जो क्या बोलते हैं इसका, जो आपको पता होगा सूफी आंदोलन के 2 सेक्ट थे, उनमें से एक सेक्ट सोहरावर्दी था और दूसरा नीचे आने वाला है, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, चिश्ती और सोहरावर्दी। तो क्या नासिरुद्दीन देहलवी सोहरावर्दी आदेश के प्रमुख संत हैं? और सूफी आंदोलन में सूफियों ने एक नया जीवन व्यतीत किया और शाही अदालतों में किसी भी प्रकार की कार्यालय को स्वीकार नहीं किया, मतलब शाही आदेश को, मतलब शाही संरक्षण को प्राप्त नहीं किया। क्या बासरा वे सूफी संत थे जिन्होंने शरिया कानून का पालन किया? बासरा, बहुत ही टफेस्ट प्रश्न बनाया गया है इसको छोटा करके आपको मैं कोशिश करता हूँ ऊपर नीचे दिखाने का। तो गरीब नवाज खुद्दीन चिश्ती थे, मतलब चिश्ती जो दरबार में थे वो, जी हाँ, ये तो सही लग रहा है। बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार, सलीम चिश्ती, गेसू दराज, ये चिश्ती सेक्ट के थे कि नहीं, ये मुझे आपको बताना होगा ऑप्शन से विद द हेल्प ऑफ। आई थिंक इसका सही जवाब बी तो लग रहा है, ये चिश्ती संप्रदाय के नहीं बल्कि ये चिश्ती से जुड़े हुए थे, सोहरावर्दी नहीं। चलिए इसका जवाब देखते हैं पहले। जैसा कि आपको पता होगा कि तीसरा स्टेटमेंट की उन्होंने शाही संरक्षण को प्राप्त किया, तो आई थिंक इज राइट, ए इज द राइट आंसर है। 1 2 5 1 2 5, आई मीन दूसरा सही है, पहला सही है, और नासिर 1 2 5, तीसरा गलत है। सोहरावर्दी आदेश के वो प्रमुख मतलब संत नहीं थे। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे आमतौर पर हम लोग ख्वाजा गरीब नवाब कहते हैं, ख्वाजा मेरे आजा दिल में समा जा, ये जो गाना आपने सुना होगा, जी हाँ, उन्हीं के रिस्पेक्ट में गाया गया है अदनान सामी के द्वारा। तो दक्षिण एशिया में चिश्ती सूफी जो आदेश थे उसके पहले संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं, और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में या उनके समकालीन रह चुके हैं। बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सलीम चिश्ती, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज और देहलवी चिश्ती, ये सभी के सभी चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे। हालांकि अधिकांश जो सूफी संत थे उन्होंने एक पवित्र और तपस्या जीवन का नेतृत्व किया, अर्थात इन्होंने शाही संरक्षण को स्वीकार नहीं किया। लेकिन सोहरावर्दी जो थे ना, वो शाही अदालतों में, कार्यालय में जाते आते उनके संरक्षण को लेते, उनकी भेंट को स्वीकार करते। ये सोहरावर्दी में था। सूफी आदेश को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है।
एक इस्लामी शरिया कानून का जो पालन करते हैं और जो बेसहारा का पालन करते हैं। जो इस्लामी शरिया का कानून से बंधे नहीं थे, बेसहारा जो बेसरा थे, वो इस्लामी कानून से नहीं जुड़े हुए थे, बेसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पूछा जा रहा है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है। तो प्रश्न को देखिए, यह एक स्वायत्त निकाय है और इसका उद्देश्य देश में संगठित वन्य जीव अपराध का मुकाबला करना है। क्या ये स्वायत्त निकाय है या फिर किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जी नहीं, ये एक स्वायत्त निकाय नहीं, बल्कि वास्तव में ये एक वैधानिक या स्वायत्तिक या फिर संविधिक बॉडी है। ठीक है, और देश में जो संगठित वन्य जीव अपराध है उसका मतलब उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो एक आंसर सही है कि बी सही है? देखिए, या तो बी दे दिया है, दो सही बताया जा रहा है। स्वायत्त बॉडी नहीं, जो बिल्कुल सही बताया मैंने। देखिए, तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के तहत भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और एक वैधानिक और बहु अनुशासनात्मक निकाय है, स्वायत्त निकाय नहीं है। दिस इज नॉट ए ऑटोनोमस बॉडी। ओके, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का गठन जो है 1972 की एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसी को जोड़ा गया है। ठीक है, संगठित वन्य जीव अपराध गतिविधियों से संबंधित जो खुफिया जानकारी है उसको इकट्ठा करता है, एकत्र करता है और अपराधियों को पकड़ने और उसके तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य और जितने भी अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देता है। अगला क्वेश्चन है, INDC से, जो इंडिया का जो नेशनल क्या कहते हैं, राष्ट्रीय डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में है। भारत के इरादा राष्ट्रीय रूप, हिंदी काफ़ी कठिन है, बस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन समझ लीजिए। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में कि आर्थिक विकास के इसी स्तर पर दूसरों द्वारा इसके बाद जलवायु के लिए अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाने पर बल दिया जाएगा। संरक्षण और मॉडरेशन की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर जीवित रहने के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ तरीकों को आगे बढ़ाने और बढ़ाना चाहिए। मतलब इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, NDC, जिसको आप सुने होंगे जलवायु परिवर्तन के रिस्पेक्ट में, तो आर्थिक विकास के द्वारा इस तरह कोशिश की जाए कि जलवायु के लिए अनुकूल हो बिल्कुल, और संरक्षण और मॉडरेशन परंपरा और मूल्यों के आधार पर जीवित रहने की कोशिश की जाएगी और टिकाऊ और सस्ता जीवन और बेहतर जीवन होना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय रूप में निर्धारित किया गया INDC, इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लीजिए। एक तो संरक्षण और मॉडरेशन की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर जीवित रहने के स्वस्थ और टिकाऊ तरीकों को आगे बढ़ाना, आर्थिक विकास के इसी स्तरों पर दूसरा जलवायु के लिए अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना, 2005 के स्तर तक से, मतलब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने GDP का जो उत्सर्जन है उसकी तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना है, 2005 के स्तर में लाना है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड सहित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की मदद से 2030 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन है उस पर आधारित संसाधनों को लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने की, मतलब एक तरह से कोशिश की जाएगी INDC के तहत। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा सही है। पहला है कि घरेलू कामगारों के लिए निर्णय पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 189 है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कन्वेंशन 189 है? भारत में प्रमुख जो संक्रामक रोग चुनौतियों के प्रति नवाचारों को चलाने के लिए द ग्लोबल फंड के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में हेल्थ फंड शुरू किया गया था। विच आर द करेक्ट? आई थिंक यू नो अबाउट दैट कि घरेलू कामगारों के लिए निर्णय पर जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है श्रम संगठन का, वो 189 ही है, लेकिन इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं चलाया जा रहा। आई थिंक देखिए, पहला इस घरेलू कामगारों के जो ILO कन्वेंशन है या ILO का जो सम्मेलन है 189 मुख्य रूप से दैनिक और साप्ताहिक 24 घंटे का आराम, न्यूनतम वेतन,
काम उसी स्थिति पर मिल जाए जहाँ वे रहते हैं। हिंसा के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय की बात। और आपको पता होगा इसको जो लॉन्च किया गया है 2016 में, वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है अकबर के दीन ए इलाही से। अकबर के जो दीन ए इलाही है या दिव्य विश्वास नामक एक नए धर्म का प्रचार करना, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य सभी विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य लाना। इसने सरल और व्यवहारिक तरीकों से कई देवताओं की पूजा को बढ़ावा दिया। और बस 2 ही ऑप्शन है, तो थिंक अबाउट दैट। आई थिंक यू नो अबाउट द दीन ए इलाही। इसने सभी धर्मों के बीच एक तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन लाने के लिए और सरल और व्यवहारिक तरीके से कई देवता नहीं बल्कि एक देवता, देवताओं की पूजा नहीं बल्कि एक देवता को बढ़ावा का, उसको मतलब एकेश्वरवाद को कहीं ना कहीं इसने प्रमोट किया। ऐसा नहीं है नहीं किया। देखिए, दीन ए इलाही 1582 में शुरू किया गया मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, और वास्तव में एक सिंक्रेटिक धर्म था जो अपने साम्राज्य के धर्मों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को विलय करने के इरादे से बनाया गया था। और अपने अपने विषयों में जो विभाजित लोग थे, जो अलग अलग मतावलंबी थे, जो अलग अलग विचार रखते थे, उनके लिए इबादत खाना के नेतृत्व में जो चर्चाओं से अकबर ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी धर्म सत्य के एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोई एक धर्म बता देगा कि वही सर्वश्रेष्ठ है, दिस इज नॉट पॉसिबल। 1582 में दीन ए इलाही बनाने के लिए प्रेरणा यही से मिला कि विभिन्न धर्म और मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, काजी है जो मुस्लिम है, और सूफी वक्तव्य जो व्यक्तित्व रखने वाले शेख जो है, उसने इस्लाम को इस निंदा की घोषणा करते हुए जवाब दिया। कथित तौर पर कहे तो दीन ए इलाही नैतिक प्रणाली से अधिक था, नैतिक प्रणाली ज़्यादा था, ना कि धर्म। जैसे कि इलाही में पाप मानते हुए वासना, कामुकता, बदनामी इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया। पवित्रता, विवेक, संयम, दया, इस सब को बातों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। आत्मा को ईश्वर की तड़प से खुद को शुद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना और ब्रह्मचर्य का सम्मान करना, जानवरों का वध वर्जित करना। इसने ना तो पवित्र शास्त्र है, इसलिए ये ना तो पवित्र शास्त्र है और ना ही पुरोहितों का कोई पदानुक्रम। दीन ए इलाही मनाने के लिए 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। ध्यान रहे, दीन ए इलाही के द्वारा ही 1583 के आसपास अकबर के द्वारा ही इलाहाबाद का नाम बदला गया, प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया गया था। और दीन ए इलाही जो वास्तव में एक भगवान को विश्वास करते थे। अब अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में। वित्त आयोग के संदर्भ में, तो क्या वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है? क्या ये एक अर्धन्यायिक निकाय है? संविधान ने संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और उन्हें किस तरीके से निर्धारित करे उसको पावर दिया है। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वित्त आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं है बल्कि परामर्शदायी। खत्म। और वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है तो बिल्कुल सही है। और संविधान ने संसद को ही पावर दे दिया है कि इसके सदस्यों की योग्यता, संख्या जो भी हो सब कुछ आप निर्धारित कर लें। तो 1 और 2 सही है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 280 में स्पष्ट रूप से वित्त आयोग की चर्चा की गई है और एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में इसको बताया गया है। और इसका गठन जो है राष्ट्रपति हर 5 साल या जो पहले समझे और आवश्यक लगे तो 5 साल के बाद भी इसको जारी रख सकते हैं। और संविधान ने आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीकों को निर्धारित करने के लिए संसद को पावर दे दिया है कि संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता कैसे स्पष्ट होगी, यह पार्लियामेंट निर्धारित करेगा। हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वित्त आयोग की तरफ दी गई सिफारिशें जो है सरकार पर सलाहकार प्रकृति की है और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्यों को पैसा देने पर अपनी सिफारिशों को लागू करवाना केंद्र सरकार पर निर्भर है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार से संबंधित, राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, इसके ऑप्शन इस प्रकार है। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको पड़ोस के स्कूल मतलब बगल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के शुल्क या खर्चों का
भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, मतलब कोई नहीं पैसा लेगा। प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का पूरा ध्यान दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के पास इस अधिनियम को प्रावधानों को पूरा करने के लिए धन प्रदान करने की समवर्ती जिम्मेदारी है। मतलब इस ये जो है ना, वास्तव में स्टेट इसका क्या है, सेंटर सेक्टर नहीं है बल्कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, तो आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जो खर्चा होता है वो केंद्र और राज्य दोनों वहन करते हैं। तो मेरे ख्याल से दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। जो बच्चों का अधिकार है वो आरटीआई यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को भारत की संसद के द्वारा एक एक्ट लाया गया और फाइनली 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का महत्व, तौर तरीकों का वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 21 के सबक्लूज 1A में 1 अप्रैल 2002 को अधिनियम बनाकर इसको शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाने का घोषणा भी किया गया और भारत ऐसा करने वाला 135वां देश बन गया है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, ठीक है, के बीच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनता है कि प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम मानदंड उनको दिया जाए। निजी स्कूलों में ध्यान रहे, निजी स्कूलों को भी बच्चों को 25% सीटें आरक्षित करने की बात की गई है। 25% सीटें जो होगी वो आरक्षित रहेगी। और जो पीपीपी मॉडल यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा जो प्रतिपूर्ति की जाती है उन स्कूलों में ऐसा जरूरी है। ओके, तो जाति के आधार पर, आरक्षण के आधार पर निजी स्कूल में भर्ती करवाया जाता है। एक तो जाति के आधार पर, दूसरा आर्थिक स्थिति पर निजी स्कूलों में भर्ती होगा। ओके, अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है संगाई पर्यटन महोत्सव। संगाई पर्यटन महोत्सव के बारे में, ये नागालैंड में मनाया जाता है। संगाई, संगाई डियर उसी से जुड़ा हुआ है। संगाई क्या ये नागालैंड में मनाया जाता है? और संगाई जो है वो नागालैंड का राज्य पशु है। क्या ये नागालैंड का राज्य पशु है? आई थिंक इट्स रॉन्ग। देखिए, संगाई जो है वो मणिपुर का राष्ट्र पशु है। और दूसरी बात, ये नागालैंड में नहीं बल्कि मणिपुर में मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। संगाई मणिपुर में, मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा हर साल 21 से 30 नवंबर को आयोजित किया जाता है। और पर्यटन महोत्सव के बाद संगाई महोत्सव का नाम दिया गया है। इसे संगाई मणिपुर का राज्य पशु है। शर्मीला होता है और केवल लोकटक झील में फ्लोटिंग केबुल लामजाओ नेशनल पार्क नहीं मिलता है। त्यौहार, कला, संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, स्वदेशी खेल, भोजन इत्यादि मणिपुर की पर्यटन की क्षमता को दर्शाता है। संगाई डियर के बारे में जान लीजिए। वर्तमान में IUCN में इसकी स्थिति जो है वो वास्तव में लुप्त प्राय है। ठीक है, और इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं क्योंकि जिस नेशनल पार्क में रहता है उसको तैरता हुआ नेशनल पार्क माना गया है। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क होने के कारण फ्लोटिंग नेशनल पार्क को फुंडी भी कहते हैं। अब है अगला प्रश्न, किनारे प्रजाति मतलब कि एज स्पीसीज, EDGE, एज स्पीसीज क्या है? ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पे है, ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण परिस्थिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे जीव या ऐसे प्रजातियां जो इकोटोन में पाई जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एज स्पीसीज जानते होंगे आप, जो इकोटोन में मिलता है। इकोटोन क्या होता है? देखिए, ये कोई पारिस्थितिक तंत्र है और ये कोई पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया बहुत ज़्यादा हाईली डाइवर्स होता है और इसमें जो पाए जाते हैं प्रजातियाँ उसको हम लोग एज स्पीसीज कहते हैं और इसको इकोटोन कहते हैं। एज इफेक्ट जनसंख्या या सामुदायिक संरचनाओं में परिवर्तन को दिखाता है। 2 आवासों के सीमा पर रहने वाले को इकोटोन कहते हैं, इकोटोन। और ऐसी स्पीसीज को
कभी कभी इकोटोन की प्रजातियों की संख्या, जनसंख्या घनत्व जो होता है, वो अपने समुदाय की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसे एज इफेक्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सबसे अधिक बहुतायत से होने वाले जीवों के किनारे की प्रजातियां एज स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। ओहो, जैसे कि जंगल और रेगिस्तान के बीच का इकोटोन, जहाँ पर पक्षियों का डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब हम लोग निर्वाचन आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय और राज्य पार्टी का जो दर्जा मिलता है और जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उसको मिलने वाला लाभ क्या क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपको राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा पता होगा, आपको वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी है और वर्तमान में 50 तक राज्य स्तर की पार्टियां हैं। पूरा पार्टियों जो राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के प्रतीकों का आवंटन, मतदाता सूची तक पहुंच, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रशासन का प्रावधान, तो कौन सा सही है? मेरे ख्याल से पार्टी को प्रतीकों का मिलता है, सिंबल मिलता है, मतदाता सूची मिलती है, राज्य के जो मालिकाना हक या स्वामित्व वाला होता है टेलीविज़न और रेडियो, उन पर राजनीतिक प्रसारण, और यहाँ तक कि एक और बात, इसको स्टार कैंपेनर बोलते हैं, स्टार कैंपेनर, ठीक है। स्टार कैंपेनर 40 को मिलता है, और इस पे जो खर्च होता है वो राजनीतिक पार्टियों के खर्च पे झाड़ू शामिल नहीं किया जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा पार्टियों को दी गई मान्यता, पार्टी प्रतीकों के आवंटन, राज्य के स्वामित्व और टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर अपना प्रसारण कीजिए, अपना बातें बताइए, अपने मैंडेट को रखिए, मतदाता का जो सूची होता है उस पर आपको पहुंच मिलेगा। इसके अलावा मान्यता प्राप्त जो पार्टियां हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि इन पार्टियों के चुनाव के समय 40 गो स्टार प्रचारक मिलता है। पंजीकृत या अपरिचित पार्टियों को 20 प्रचारक मिलता है। इन स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च उनकी पार्टियों के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट स्कूल। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रश्न जो है, समाचार और उनसे संबंधित राज्यों में कभी कभी देखे जाने वाले स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, ये स्थान कहाँ, क्या मैच है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि बेलम गुफाएं, क्या ये मध्य प्रदेश में है? बाधवन, क्या ये गुजरात में है? और सिरसा, ये हरियाणा में है। तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, वधावन जो है वो गुजरात में नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र में है शायद, महाराष्ट्र, और सिरसा हरियाणा में, ठीक है। बेलम गुफाएं ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। ओके, आंध्र प्रदेश। तो केवल और केवल 3 सही है। देखिए, बेलम गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी गुफा है और लंबी गुफा भी है, और भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाएं बनाती है ये बेलम गुफा। लंबा, विशाल, ताजे पानी की गैलरी वाला, और ये वास्तव में देखा जाए तो ये कहाँ पर है, बेलम गांव में है, और ये बेलम गांव आंध्रा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश का बेलम गुफा। जहाँ तक बात बधावन की, तो बधावन जो है वो वास्तव में महाराष्ट्र में है। बधावन एक तरह से भूमि स्वामी मॉडल पर विकसित किया गया एक बंदरगाह है, ठीक है, पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है। और सिरसा पंजाब और राजस्थान की सीमा से सटा है। भारतीय राज्य हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में एक शहर है, नगर पालिका परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अंटार्कटिका संधि से है। अंटार्कटिका संधि को लेकर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यह संधि को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अंटार्कटिका हमेशा के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का दृश्य नहीं बनेगा। ओके, भारत अभी तक इसका मेंबर नहीं है, यानी इस संधि को अभी तक स्वीकार नहीं करता। क्या ये सही है? भारत ने इस संधि को नहीं माना है और परमाणु विस्फोट और परमाणु कचरे से निपटान
पर भी प्रतिबंध लगाता है। यहाँ पर आप परमाणु कचरा या परमाणु विस्फोट अंटार्कटिका में नहीं कर सकते हैं। ये सब जनरल स्टेटमेंट ये हमेशा सही होता है, और ये अंटार्कटिका का बेहतर उपयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय बेहतर डेवलप हो, पर भारत इसका संधि नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? आई थिंक दिस थर्ड सेकंड इज रॉन्ग। और यह वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही बात है। तो यह भारत इस पार्टी संधि की पार्टी है, तो भारत इस संधि का हिस्सा है। अंटार्कटिका संधि ये वाशिंगटन संधि के नाम से 1959 में हुआ था, और अंटार्कटिका में और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर विचार किया जाता है। तो देखा जाए तो अभी 53 को इसमें पार्टियां हैं संधि में, 53 पार्टियां अब तक हैं। कुछ इसके प्रावधान, जैसे कि इसका उपयोग केवल और केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा, वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात है कि वैज्ञानिक टिप्पणियाँ और उसके बहुत से रिजल्ट आए हैं। संधि पर जो हस्ताक्षर है बहुत से देश हैं, उतना याद नहीं करना आपको, बस इतना बात याद रखिए आप कि जो संधि है वो अंटार्कटिका में क्षेत्र संप्रभुता के दावों को दावा करना, समर्थन करना और इनकार करने, या अंटार्कटिका में संप्रभुता के किसी भी अधिकार को बनाने के लिए अधिकार नहीं है, ठीक है। अब वो लोग SCO के ओर चलते हैं, शंघाई सहयोग संगठन, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो शंघाई सहयोग संगठन के बारे में बताना आपको। एक अस्थाई इंटर गवर्नमेंटल अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। भारत है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान इसके सदस्य भी हैं। ताशकंद में स्थित आतंकवादी विरोधी संरचना रेट्स, RATS, ठीक है, रीजनल कुछ होगा, टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट, SCO के अस्थाई निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया है, रेट्स को, ताशकंद में। देखिए इसमें ध्यान से सोचिए कि सबसे बड़ी बात कि अफगानिस्तान तो अभी मेंबर हाल में बना है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ओके। और ताशकंद में जो स्थित है आतंकवादी विरोधी संरचना, जिसको हम लोग रेट्स बोलते हैं, से जुड़ी एक निकाय भी है, तो ये भी सही है। और ये एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थायी है, जी हाँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में जाते हुए एक शानदार कोटेशन है, हमारा डर ही हमारे फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो बिल्कुल डरिए नहीं, लगातार प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, और अगर इस चैनल में आप लगातार बने रहिएगा तो निश्चित रूप से आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपके परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरीन सुधार होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, धन्यवाद।